नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th फिजिक्स का एक चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, केमिस्ट्री के बाद ये हमारा फिजिक्स का एक नया चैनल है। पहले हमारे केमिस्ट्री का जो चैनल हुआ करता था उसमें हम केमिस्ट्री की वीडियोस डाल रहे हैं। इसके अलावा इस वाले चैनल पर हम डेली फिजिक्स की वीडियो डालने वाले हैं। सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। मैं सारी थ्योरी बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको केवल नोट्स बनाने का काम करना है। केवल और केवल आपको नोट्स बनाने हैं। सारी चीजें मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। तो हमारा टॉपिक है परमाणु भौतिकी, चैप्टर का नेम है। और परमाणु भौतिकी के अंदर होता क्या है, एक्चुअली हम क्या है कि 9th क्लास से, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं परमाणु के बारे में। कक्षा 9 में हमें बताया जाता है परमाणु जिसकी खोज सबसे पहले किसने की है और उससे पहले कौन कौन से दार्शनिक यहां पर रहे हैं। इन दार्शनिकों ने देखिए समय समय पर जैसे समय बीतता गया और उन्होंने अपनी अपनी एक धारणाएं दी हैं। पहली धारणा देखिए, मैं आपसे कहूं कि परमाणु भौतिकी में पहले पढ़ते हैं द्रव्य या पदार्थ का सबसे छोटा कण। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ का सबसे छोटा भाग, द्रव्य या पदार्थ का सबसे छोटा भाग, और यह प्रकट हो गया परमाणु। ठीक है, यानी कि हमारा जो मैटर है, ये जो बोर्ड है, मैं हूं, आप हो, मेरा कैमरा है, मोबाइल, सारी चीजें, ठीक है, ये लाइट्स जितनी भी लगी हुई है ना, आपके आसपास जो कुछ भी, हवा भी है, ये सारी चीज पदार्थ हैं। ये सब क्या है? पदार्थ। और ये पदार्थ बना हुआ है परमाणु से। लेकिन आप जानते हो पहले इन चीजों के बारे में लोग नहीं जानते थे। ठीक है, यानी जानते भी होंगे तो अलग उनका मायने होगा। देखिए, यानी कि पदार्थ जो है, पदार्थ का यानी द्रव्य या पदार्थ, इसका सबसे छोटा भाग जो है परमाणु। चौक का पाउडर है ना, उसके भी बहुत छोटे छोटे, मतलब 10⁻⁻10 रेडियस जो उसकी है, ऐसा कुछ है कि व्यास, आई थिंक व्यास है ना। तो इस इतना छोटा होता है परमाणु। ठीक है जी। अच्छा देखो परमाणु, अब परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद, परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद, हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे उन लोगों की बात कर रहे हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले कहा। क्या कहा उन्होंने? देखो, महर्षि कणाद जो है, पहली बात तो आप ध्यान रखें, भारतीय दार्शनिक है। नाम से पता चल रहा है ना महर्षि कणाद, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से तो लग ही नहीं रहा कि वो भारतीय है। डाल्टन के नाम से नहीं लग रहा है ना। हेनरी के नाम से नहीं लग रहा। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है जो अटपटे आपको लगते हैं, है ना। यानी महर्षि कणाद, महर्षि से समझ में आ रहा है कि आदमी तो किसका है भाई? भारत का है। भारत का आदमी है जी, ये भारत का। ठीक है, ओके, भारत का आदमी है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वैशेषिक दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा होगा, है ना। और उस ग्रंथ में शब्द लिखा है परमाणु। ठीक है, तो पदार्थ के सबसे छोटे भाग के लिए उन्होंने परमाणु शब्द का वर्णन किया है महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिली है कि ये परमाणु नाम किसने दिया है। नाम दे दिया किसने? महर्षि कणाद ने, भारतीय दार्शनिक है। ज्यादा चीजें आपको दिमाग में नहीं रखनी है, जो मैं बता रहा हूं वो चीजें रखें पहले। इसके बाद में डेमोक्रिट्स। अब ये डेमोक्रिट्स क्या यही के हैं क्या? किसी जयपुर के हैं डेमोक्रिट्स? नहीं, नाम तो लग ही नहीं रहा। डेमोक्रिट्स तो बाहर के ही हैं बिल्कुल, है ना। डेमोक्रिट्स जो हैं वो कहां के हैं? अरे कहां के दार्शनिक है जी? वो ग्रीक दार्शनिक हैं। ठीक है, वो ग्रीक दार्शनिक हैं। और वहां पर, है ना, कुछ लोगों को पहले लगता था कि ये पूरा भारत में ही पूरी दुनिया है, इसके अलावा भी और देश हैं, है ना, कंट्रीज हैं काफी सारी। ठीक है, तो वहां भी डिस्कवरी हो रही होंगी और उन्होंने, ग्रीक दार्शनिक ने इसको नाम दिया एटॉम। ठीक है, एटम जिसको अपन कहते हैं। ए और टॉम यानी कि ए यानी कि ना या नहीं, टॉम यानी कि कटने वाला। तो एटम जिसको अपन कहते हैं वो न कटने वाला, यानी कि इन्होंने जो कहा था कि सबसे छोटा अविभाज्य सूक्ष्म कण
जो इन्होंने नाम दिया, उधर उन लोगों ने इस प्रकार से इस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया। लेकिन क्या है कि कोई चीज हमें अगर सैद्धांतिक रूप से नहीं समझाई जाए तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को मान लेते हैं, हाँ ये तो चलो कल्पनाएं हैं और कहा होगा, पता नहीं कहा नहीं कहा। वैसे तो ये भी इतिहासकारों ने इन्हें बताया है, लेकिन सबसे पहली जो थ्योरी दी है वो दी है डाल्टन ने। तो अब आपके सामने डाल्टन जी प्रकट होते हैं। हाँ तो साथियों, डाल्टन, ये तुम्हारे डाल्टन है। देखो एक अभिराम, मैं हूं डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। फालतू के पॉइंट्स यहां फिजिक्स में आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो सारी थ्योरी है ये बहुत बार पढ़ के आप थक गए हैं, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। लेकिन कुछ पॉइंट जो इस चैप्टर से रिलेट हैं वो ही मैं केवल आपको लिखवाता हूं। देखो, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में याद रखना है, कहीं कहीं तो लिखा है 1808, कहीं लिखा है 1803, ठीक है। तो 1803 में, है ना, यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, है ना, तो उस समय में उन्होंने बताया, पहला पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये वाली बात सबको याद होगी, जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये वाली बात याद रखनी है। दूसरी बात, परमाणु अविभाज्य कण है। ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, उन्होंने लिखा परमाणु अविभाज्य है या अविभाज्य कण है, ठीक है ना। परमाणु क्या है, अविभाज्य, यानी कि इसे आप नहीं काट सकते हैं, परमाणु को आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। डाल्टन की कमियां, डाल्टन की कुछ कमियां हैं। वो कह रहे हैं परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य कण है, इससे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि डाल्टन ने जब ये बात कही होगी, ठीक है, तो उस समय, उस जमाने की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि परमाणु के बारे में उन्होंने एक, क्योंकि बहुत सालों से बात चली आ रही थी कि पदार्थ का कोई छोटा कण है, और इस बात को पहला झटका दिया थॉमसन ने। किस बात को? परमाणु अविभाज्य कण है। तो जैसे ही थॉमसन आए तो ये कमी निकल गई कि परमाणु विभाजित होता है, क्योंकि परमाणु के भी कुछ अवपरमाणवीय कण होते हैं। परमाणु के कुछ अवपरमाणवीय कण होते हैं, जो कि मतलब परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। तो परमाणु विभाजित होता है एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा डाल्टन। इसके बाद में आप थॉमसन पर फोकस करेंगे कि थॉमसन ने क्या काम किया, ओके। हाँ तो साथियों, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, ये बात आप जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ एक नई जो बात मैं कहूं महर्षि कणाद से चली आ रही थी, महर्षि कणाद से कि सबसे छोटा कण परमाणु, डेमोक्रिटस भी सबसे छोटा कण परमाणु, और बहुत सारे बीच में वैज्ञानिक आए होंगे, ठीक है। इसके बाद में डाल्टन ने तो ठप्पा ही लगा दिया कि सबसे छोटा कण परमाणु। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लास 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो थॉमसन है, इन्होंने कैथोड किरण नलिका से पता लगा लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो अवपरमाणवीय कण होता है वो इन कैथोड किरणों के रूप में होता है, या कैथोड किरणों में, एक तरीके से मैं कहूं कैथोड किरणों में, कैथोड किरण को अपन कण भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कैथोड किरण जो है वो छोटे छोटे ऐसे में ये कणों से मिलकर बनी हुई है, अपन इसको कह सकते हैं। तो यानी कि कणों से जो मिलकर बना है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु
का छोटा भाग है, परमाणु का छोटा भाग है। परमाणु का छोटा भाग क्यों है कि हो सकता है जो आयनिक गैस जो अपन डालते हैं उनका ही ये टूटकर पार्ट बनता हो, ठीक है, यानी आयोनाइजेशन जिसको अपन कहते हैं, वो चीजें आगे अपन समझेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स की खोज यहां पर हो चुकी है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये बात आपको माइंड में रखनी है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद में देखिए इसी समय बेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की। इन खोजों से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का पता लगा, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड से आता है, कैथोड किरणों में ही होता है, या कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बनी होती है अपन कहेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है, और इन खोजों यानी कौन कौन सी खोज, थॉमसन के इलेक्ट्रॉन की खोज और जो रेडियो सक्रियता की खोज है, इनसे पता लग चुका है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, या फिर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का इन चीजों में हमें पता लगा है। तो यानी कि आप थॉमसन के प्रयोग को पढ़ते हैं, इसमें आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अपन ने पढ़ ली है। अब क्या हुआ, उस जमाने में गोल्डस्टीन जो थे, ठीक है, गोल्डस्टीन भी इन थॉमसन एंगल को, ठीक है, कॉपी कर रहे थे। थॉमसन जो है इनको गोल्डस्टीन कॉपी कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि यहां से यदि ये प्लेट को चेंज करके, वैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आपने पढ़ा है, प्लेट को चेंज करके उन्होंने यहां पर जो हाइड्रोजन गैस भरी थी, तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस भर दी थी, और हाइड्रोजन गैस भरने के बाद में हाइड्रोजन गैस का एटम इन कैथोड किरणों से टकरा करके टूट गया। ये हाइड्रोजन का एटम था, और ये हाइड्रोजन का एटम कैथोड किरणों से टकरा करके टूट गया था, और ये बदल गया आयनों के रूप में। एक तो बना पॉजिटिव और एक बना नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव है, समझिए, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव जब इस पॉजिटिव से टकराया होगा, क्योंकि ये प्लेट जो है पॉजिटिव है, ये एनोड प्लेट है, एनोड है, ये वाली कैथोड थी, ठीक है। तो ये कैथोड और ये एनोड, यानी कि हाइड्रोजन का एटम टूटा। हाइड्रोजन का एटम टूटेगा, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही बनेगा। हाइड्रोजन एक सिंपल सरल एटम होता है, हाइड्रोजन एक सरल एटम होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। जैसे ये टूटा, एक प्रोटॉन इधर चला गया, पता नहीं था प्रोटॉन है अभी, और यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस तरीके से टूट गया यहां पे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्रोटॉन इसके पास गया तो प्रोटॉन को इस प्लस ने प्रतिकर्षित कर दिया, ठीक है। प्रोटॉन को इस प्लस ने क्या कर दिया, प्रतिकर्षित, और यहां से कुछ किरणें इधर की ओर आने लगी, ठीक है, यानी कि यहां से कुछ किरणें इधर की ओर आने लगी। हम कहें कि इस प्लेट से, कौन सी प्लेट से, एनोड से। अब एक्चुअली एनोड प्लेट से प्रोटॉन नहीं आया है, कैथोड और एनोड के बीच में से जो भाग टूटा है वहां से कौन आया है, प्रोटॉन आया है, ठीक है। तो यहां से प्रोटॉन इस तरीके से इसकी तरफ आ गया था, तो ये हो गई एनोड किरणें, ठीक है। और एनोड किरणें अपन मान लो इसको कैनाल रेजेस, है ना, और इनको नाम दे दिया इन्होंने, एक तरीके से इन कणों को नाम दे दिया प्रोटॉन, ठीक है। अभी उन्हें धनावेशित कण दिखाई दिए, तो यहां पर एक तो ऋणावेशित कण, ठीक है, और दूसरा अपन ने कहा गोल्डस्टीन में, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा लिख देता हूं इसको। गोल्डस्टीन ने धनावेशित कणों को खोजा, ठीक है। अब यहां से परमाणु के प्रतिरूप का एक अलग ही रूप हमें पता चलता है, यानी कि परमाणु जो है उसमें हमने देखा, देखो मैं इतना ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहूंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो सारी चीज हमारे चैप्टर में नहीं है। थोड़ा सा अपन ने समझ लिया, अपन ने जो थ्योरी लिखी है ना वो ये अपन को याद रखनी है, ठीक है। यानी कि परमाणु में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसके बाद में समझ में आया कि
परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि डाल्टन के समय से यह पता था कि परमाणु खुद जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और उदासीन कैसे होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर की संख्या में है। ठीक है साथियों, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल में जितना भी आपने पहले नोट्स में लिखा है उसके जस्ट बाद में आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है। ये मॉडल 1898 में यानी सन 1898 में दिया गया है। कौन सा मॉडल? थॉमसन का परमाणु मॉडल। किस तरीके से दिया गया है, क्या बेसिस रखे गए हैं इसके देने के, तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई, यानी सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो गया, तो थॉमसन के मित्र थॉमसन के पीछे पड़ गए कि तुमने ये तो बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर ही होता है, तो अब भैया थॉमसन तुम ये भी बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के कौन से भाग में रहता है। ये पूछा गया उनके मित्रों के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा। तो उसका जवाब देते हुए थॉमसन लिखते हैं कि परमाणु जो है, उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है 10⁻⁻10 त्रिज्या वाला, ठीक है, 10⁻⁻10 त्रिज्या वाला कण होता है। ठीक है, मतलब इतना छोटा होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान वितरित होता है। ठीक है ना, एक तरीके से मैं इसको 10⁻⁻10 त्रिज्या वाला इसको गोला लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, ये गोला होता है और ये धनावेशित गोला है, ये याद रखें, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान वितरित होता है। अब उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार जो ये मैंने पूरा की पूरा ये बना रखा है, वो कहते हैं कि जो धनावेश है, ये तो पता है ना धनावेश में होता है पूर्ण द्रव्यमान। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन्स का भी होता है द्रव्यमान, लेकिन उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है, इसमें सभी जगह यहाँ 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 सारी जगह धनावेश फैला हुआ है, ऐसा उन्होंने माना। ठीक है, और फिर लिखते हैं इस धनावेश को संतुलित करने के लिए, इस धनावेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे रहते हैं। यानी ये जो यहाँ पर धनावेश फैला हुआ है, इस सारा जो धनावेश है, इसको संतुलित करने के लिए समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका धनावेश है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं, ये परमाणु हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में अपन को पढ़ना है, थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमें ये पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है और इसका जो प्रोटॉन है या धनावेश है ये कहां होता है। इसके बाद जो लाइनें हैं वो आगे देखें। साथियों, थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है? जिस दिन मॉडल को नाम दिया गया था, या फिर मैं कहूं कि एक बार थॉमसन के घर पर उनके मित्र उनके साथ साथ गए और उनसे पूछ रहे थे कि अपना जो मॉडल है, परमाणु मॉडल जो तुमने दिया है, वो दिखता कैसा है, परमाणु दिखता कैसा है। इस विषय में किससे पूछ रहे थे? थॉमसन से उनके मित्र, उनके साथी पूछ रहे थे कि परमाणु कैसा दिखता है। उनके घर पे उनके साथ गए, तो उस समय 25 दिसंबर था और क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस की वजह से वहां क्रिसमस केक रखा हुआ था और उसके अंदर जो प्लम और पुडिंग यानी कि सूखे मेवे और अपन कहें क्रीम थी, उसको देख करके उन्होंने उसे प्लम पुडिंग नेम दे दिया। और हो सकता है ये कल्पना हो, लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल का मीनिंग ये होता है कि सूखे मेवे और वो क्रीम। ओके, हो सकता है कुछ लोग इसे खीर और सूखे मेवे भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य अन्य प्रकार से इसे बताते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल का मीनिंग है
कि जो क्रीम है जिस तरीके से फैली हुई होती है वो धनावेश है, और अपन सूखे मेवे कहेंगे वो सारे जो ड्राई फ्रूट है ना, वो सारे धसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन की भांति। ठीक है, पिछले उसमें अपन ने चित्र में बता दिया था। ओके, नेम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल, ये नाम याद रखें। अब ये जो क्या है, ये बनाया हुआ है, एक चीज लिखी है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा लिखा है आयनीकरण। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जैसे 3 नाम याद रखे थे ना, ऐसे थॉमसन के परमाणु मॉडल के क्या क्या प्रॉफिट हैं याद रखें। इस तरीके से आपके याद होगा। अगर आप थॉमसन की वो वाली लाइनें 10वीं कक्षा की उठा के रख दी या 11th केमिस्ट्री की उठा के रख दी, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं, इन चीजों को पढ़ें। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, और ये जो चीज मैंने लिखी है, ये लिखा है तीनों टॉपिक, ब्रह्मा विष्णु महेश, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आयनीकरण। यानी कि आपको याद रखना है, ये तीनों नाम एक साथ याद रखने हैं, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आयनीकरण। इनकी सफलता पूर्वक व्याख्या की जा सकती है थॉमसन मॉडल के द्वारा। क्या क्या अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां पढ़ रहे हैं, बुराइयां भी पढ़ेंगे अभी, है ना। अच्छाइयां पढ़ रहे हैं, किसकी अच्छाइयां पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं किसकी अच्छाइयां? थॉमसन मॉडल की। ठीक है, अब समझो, देखिए तापायनिक उत्सर्जन क्या है, नाम से पता चल रहा है तापायनिक उत्सर्जन, है ना। यानी कि किसी धातु को या किसी भी वस्तु को जब ताप देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी धातु में ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, ठीक है, उत्सर्जन होना, इसे अपन कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। ये सारा काम किस वजह से पूरा हो पाया? थॉमसन मॉडल की वजह से ही। इसको समझने में सहायता मिली कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऐसे रिलीज होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब आप जानते हैं वैसे तो। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश के कारण धातु की सतह पर, प्रकाश के कारण धातु की सतह पर, ठीक है ना, जैसे लाइट आती है धातु की सतह पर, तो जितनी आवृत्ति का जो प्रकाश आता है उतनी ही आवृत्ति की वहां से उतनी ही आवृत्ति का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यानी कि प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी कि जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो वहां से जो प्रकाश के अंदर जो फोटोन है, फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, अपन उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कि ये भी थॉमसन मॉडल की वजह से ही समझा जा सका। आयनीकरण, आयनीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि टूटना, आयन बनना। किसी परमाणु के टूटने में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो भी आयनीकरण है, लेकिन वो ऋणायन बन जाएगा। अब समझो, यहां पर लिखा है तापायनिक उत्सर्जन। उत्सर्जन यहां से जैसे ताप से उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो कंपन करते हैं, और कंपन करते हुए वहां से जो ऊष्मा या ऊर्जा एक तरीके से अपन कहें बाहर निकलती है, तो एक तरीके से एक स्पेक्ट्रा का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो स्पेक्ट्रा का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां से जो ये मैं कह रहा हूं स्पेक्ट्रा का निर्माण करते हैं, यहां से कुछ कमियां थॉमसन के मॉडल में उनको दिखाई दी। अब वो क्या कमियां हैं वो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करें, इसके बाद में अपन कमियां पढ़ते हैं। साथियों, कमियों को पढ़ने से पहले हमें इस मेटल का और इन तीनों प्रभावों के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि इसका स्वभाव क्या है। देखिए, जब किसी परमाणु को बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, मतलब किसी परमाणु को अपन ऊर्जा दे रहे हैं बाहर से,
और बाहर से ऊर्जा हो सकता है सूर्य से ऊर्जा दे रहे हो या ताप के द्वारा दे रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सही है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो पहले अपन को ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसकी कमी निकाल पाएंगे। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद में आप कमी निकालेंगे कि आगे कमी क्या रही। ये तो सिद्धांत था और वैज्ञानिकों ने आगे क्या पाया। देखिए, जब किसी परमाणु को बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन कंपन करने लगते हैं। सिंपल है, सन से दो, कहीं से भी, यानी कि ऊर्जा देनी है और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे। ये माइंड में आपको बैठाना है, ठीक है। इसके बाद में तथा ये कंपन आवृत्ति के समान आवृत्ति का, तथा ये कंपन आवृत्ति, इसको एक साथ बोलना अपन को, तथा ये कंपन आवृत्ति, किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तथा ये कंपन आवृत्ति के समान आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और जो कंपन आवृत्ति होती है उसके समान आवृत्ति का ये क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो चीज अपन को समझ में आई, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं, इससे जितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 जो भी मिल रही हैं नंबर में, किससे प्राप्त, अच्छा ये जो उत्सर्जित हो रहा है ना, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इस प्रकाश के उत्सर्जन से अपन ने लिखा, इससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं इलेक्ट्रॉन के कंपन आवृत्ति के बराबर होती हैं। इलेक्ट्रॉन के कंपन आवृत्ति के बराबर होती है, मतलब जितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी, एक रेखा बनेगी तो एक आवृत्ति का, या मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति के बराबर का यहां प्रकाश का उत्सर्जन हुआ है, अपन ये कह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में अपन ने एक रेखा गिनी है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ऐसा आगे साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल लिया और हाइड्रोजन परमाणु के लिए उन्होंने लिखा कि हाइड्रोजन तो सबसे सरलतम परमाणु है और हाइड्रोजन के अंदर तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर इसका स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो एक ही रेखा प्राप्त होनी चाहिए, परंतु हुआ क्या, इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हुआ और वहां पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमी रेखाओं में बहुत सारी रेखाएं वहां प्राप्त हुई। तो ये वाला जो मॉडल है यहां पर गलत साबित हो गया कि कंपन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या के बराबर, अपन कहें स्पेक्ट्रमी रेखाएं, यानी उनकी आवृत्ति के बराबर ही, कंपन आवृत्ति के बराबर ही स्पेक्ट्रमी रेखाएं वहां प्राप्त होंगी। ये वाली बात वहां पर गलत साबित हो चुकी है। पहले मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं, फिर मैं कमी लिख देता हूं। साथियों, तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो क्या कहता है, देखिए, इस आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की केवल एक स्पेक्ट्रम रेखा होनी चाहिए। यानी कि आपको समझना है, जो पीछे आपने वो सेंटेंस पढ़े हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए, माइंड में बैठाइए कि ऐसी सिचुएशन होती है थॉमसन के अनुसार, लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की केवल एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन, ओके, उनके अनुसार। परंतु हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती है, कंटीन्यूअस वहां कई रेखाएं वहां पर प्राप्त होती हैं। ये और इसके अलावा एक कमी और अपन नोट करेंगे, ये रदरफोर्ड प्रकीर्णन की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहे। रदरफोर्ड को जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां पूरी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब साथियों, ये मेरा पहला वीडियो है फिजिक्स का, और मैं आपको हो सकता है सप्ताह में 5 दिन कोशिश करूंगा पूरी कि आपको सप्ताह में 5 दिन वीडियोस मिलें और कंटिन्यू आपकी वीडियोस आएंगी। आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल का जो लिंक है उसे शेयर करें, ओके, आप खुद सब्सक्राइब करें और उन्हें बोलें। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप केमिस्ट्री चैनल पर मुझे आप देखते हैं, आप केमिस्ट्री चैनल पे सर्च कर सकते हैं प्रशांत वर्धन जैन, ठीक है। मैंने वहां पे केमिस्ट्री की काफी वीडियोस डाली हुई हैं, उसमें आपको वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो
फिजिक्स के लिए मैं कहूंगा कि मैं अपना पूरा 100% दूंगा और आप लोग भी थोड़ी हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में। और जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं या फिर जो बच्चे 12th में हैं वहां तक आप मेरे चैनल का लिंक पहुंचाइए और अपन किस तरीके से अच्छे मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। मैं सारे प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे खुद बोर्ड पे लिखवा रहा हूं और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप इधर उधर जाके कोचिंग में आप पैसा वैसे भी वेस्ट करोगे। वैसे तो कोचिंग का पैसा इन्वेस्ट होता है, अच्छी बात है अगर कोचिंग करते हैं तो, लेकिन फिर भी आप लोग अगर आप वीडियोस को देखते हैं समझते हैं तो मैं बहुत सरल लैंग्वेज में आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। With